न्यूक्लियर सेंटर जो है इजराइल का, ये काम कर रहा है। यहीं पर इनके थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड्स तैयार होते हैं। और बहुत, क्योंकि मैं जैसे बार बार कह रही हूँ कि बहुत संवेदनशील मसला है, अभी तक दोनों तरफ से ये अटैक्स नहीं हुए हैं ऑफ द न्यूक्लियर वॉरहेड्स, बट इन जगहों पे हमला करना इज एज गुड एज अ न्यूक्लियर अटैक। अब जैसे मैंने कहा कि ईरान के पास 10,000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और उसमें से भी उनकी भी रेंज देखिए 2000 से लेके 1600 किलोमीटर तक की है। तो यानी कि पूरा इजराइल उनकी जद में आता है, और अगर जद में आता है तो वो जहां चाहे टारगेटेड हमले कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की मिसाइल्स वो लगातार दाग रहे हैं, तो उनके पास भी अत्याधुनिक वेपन सिस्टम्स हैं। अब चाहे उनका देखिए आप हम ले लें खैबर, सेजिल, फतेह, कद्र, कासिमी, ये सारी की सारी, और उनके पास शाहिद नाम के ड्रोन्स भी हैं। तो ईरान क्योंकि अब आर और पार की लड़ाई कर रहा है, तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अटैक होना हमें कोई बहुत अचंभित होकर नहीं देखना चाहिए। ये एक्शन ऑफ वॉर है जिसमें एक दूसरे को तहस नहस करके उसकी मिलिट्री पावर को टोटली नेस्तनाबूद करने की बात हो रही है यहाँ पे। ओवर टू यू हर्षा जी। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से न्यूक्लियर प्लांट्स को यहाँ पर अटैक किया जा रहा है, जिस तरीके से आपने समझाया भी कि बेहद अच्छा अटैक साबित हो सकता है घात पहुंचाने का। रवि जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से ये पूरा एस्केलेशन देखने को मिल रहा है, तीसरा विश्व युद्ध आपने भी इसको करार दिया, क्या लगता है ये परमाणु वॉर में भी तब्दील हो सकता है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है सिर्फ ये बैलिस्टिक मिसाइलों पर निर्भर रहने वाला नहीं है, ये लड़ाई आगे परमाणु हथियारों पर जाएगी। और खासकर सबसे बड़ी बात है कि यूनाइटेड नेशन चाहे तो इसे रोक सकता है, आखिर उसका गठन किया ही किस लिए गया था। लेकिन दूसरी बात यह है कि उस यूनाइटेड नेशन में क्या अमेरिका अकेला ऐसा सदस्य है, क्या बाकी देश इसमें प्रयास नहीं कर सकते? क्या रशिया, चाइना मिलकर जो ईरान को समर्थन देने की बात कर सकते हैं, लेकिन वो इसको रोक नहीं सकते। परंतु कहीं ना कहीं इस समय सभी देश चाहते हैं, सभी पावरफुल देश चाहते हैं, सभी जो है यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स है, जो स्थायी मेंबर है, वो चाहते हैं यह युद्ध आगे बढ़े। मुझे लगता है ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ यहाँ तक थमने वाली नहीं है। और खासकर जब तक इच्छा शक्ति सभी देशों की नहीं होगी, सब मतलब खुलकर कोई भी अभी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन सब यही जानते हैं कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती है तो आने वाले टाइम में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल लगभग तय है। और अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इसमें सब कई देश को बीच में कूद पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि इसमें जो है ना आम आदमी जो मारा जा रहा है, यह बड़ा चौंकाने वाला तथ्य है। क्योंकि जंग पहले भी होती रही थी, लेकिन ऐसी जंग जो जिन हथियारों का इस्तेमाल आम पब्लिक पर किया जा रहा है, तो मुझे लगता है इसको रोकना यूनाइटेड नेशन का पहला कर्तव्य है, पहली ड्यूटी बनती है। पर मुझे लगता है सब फेल होते नजर आ रहे हैं, कोई भी किसी प्रकार का इस मसले को लेकर गंभीर नहीं दिख रहा है। मतलब साफ है कि सबको अपने बारे में सोचना है, अपने देश के बारे में सोचना है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं इंसानियत धराशायी होती नजर आ रही है। और लगातार अब देखिए, भारत की अगर हम बात करें तो भारत के करीब 1 करोड़ आदमी जो लोग वहां पर रह रहे हैं मिडिल ईस्ट में, ऐसे में उन सबको हमें वापसी लाना पड़ेगा अगर युद्ध आगे बढ़ता है तो। और उनसे अच्छा खासा करीब 45 अरब रुपए भारत को हर साल आता है। और इसके अलावा भारत को और भी बहुत सारे नुकसान है, लेकिन उसके बावजूद भारत पूरी तरह से तटस्थ है। लेकिन भारत ने डायलॉग की बात बार बार कर रहा है, भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया, जबकि दोनों देशों से भारत की बातचीत हो रही है। आपको बता दूं, जब ये लड़ाई शुरू हुई उसके तुरंत बाद एस जयशंकर ने जो विदेश मंत्री थे ईरान के, उनसे बात की, और खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की। मतलब कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश की गई कि इस मसले को जल्द से जल्द कैसे रोका जाए। लेकिन भारत हमेशा बातचीत का रास्ता अख्तियार करता है, और इसकी रणनीति आज पहली बार नहीं है, पहले भी भारत गुटनिरपेक्ष था, लेकिन अब भारत फैसले कराने वाला देश है। जिस प्रकार से ट्रंप कह रहे हैं कि हमने जो है सीज फायर करवाया देशों में, कई देशों में, लेकिन वो यह नहीं जानते कि भारत के पीछे पूरी दुनिया अपनी नजरों से देख रही है कि वही शायद वो कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोनों देशों से अच्छे रिश्ते हैं, भारत को भी प्रयास करना चाहिए, और एक मुझे लगता है डिप्लोमेटिक तरीके से और डायलॉग से ही इस मसले का हल बिल्कुल रवि जी, लगातार भारत की ओर अगर से डायलॉग की मांग ही की जा रही है, शांति बहाली की मांग की जा रही है। देखना होगा अब ईरान और इजराइल कितना इस पर अमल करते हैं, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति वहां पर चल रही है ऐसा लगता नहीं कि वो अमल करने वाले हैं। आपके पास मैं वापस लौटूंगी। अमेरिका इजराइल के खिलाफ ईरान का प्लान भी देखने को मिला है। इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी में है ईरान। मुस्लिम देशों को एकजुट करने की रणनीति बना ली है। मुस्लिम देशों से ईरान ने अपील की है इस्लामिक आर्मी बनाए। अमेरिका इजराइल का मिलकर मुकाबला करना होगा। मुस्लिम देशों से गुहार लगाई जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है।
हिमांशी जी, क्या लगता है कितनी कारगर ये रणनीति होगी? देखिए, फिलहाल जो 3 कंट्रीज जो मेजर कंट्रीज हैं इसमें यूएई और बाकी जो 2 कंट्रीज हैं वो फिलहाल इससे बिल्कुल बच रही हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं किसी भी तरीके से इसमें इन्वॉल्व हो। लेकिन हाँ, छोटी छोटी जो कंट्रीज हैं वो डेफिनेटली कोशिश करेंगी कि बैक चैनल डिप्लोमेसी के थ्रू ही इनके साथ में आए, क्योंकि खुलकर कोई भी अमेरिका के खिलाफ नहीं जाना चाहेगा। अमेरिका सुपर पावर ऐसे ही नहीं कहला पाता है, उसका खौफ छोटे छोटे कंट्रीज को है। और दूसरा, जो गरीब देश हैं उनपे ऑलरेडी देखिए इस जो युद्ध है इसके आसार दिखने शुरू हो गए हैं। मार्केट्स कितने ज्यादा नीचे जा रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा था कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से दी एंटायर वर्ल्ड गेट्स अफेक्टेड। चाबार पोर्ट का आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, सुएज कैनल का जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्टेड होगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का हालांकि बयान आता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया। हिमांशी जी, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी। इस रणनीति के बारे में, ईरान की रणनीति के बारे में भी ग्राफिक्स के जरिए एक बार दर्शकों को समझा देते हैं। एकजुट होंगे मुस्लिम देश, नई रणनीति बनाई गई है। मुस्लिम मुल्कों को एकजुट करने की ये रणनीति है। अमेरिका इजराइल के खिलाफ जंग की पूरी तैयारी, जिस तरीके से अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, अब इजराइल पर मिलकर हमला करने का प्लान है। किससे बातचीत की गई है ये भी बता देते हैं। तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अन्य मुस्लिम देश हैं। मकसद क्या है? मकसद है इजराइल का मिलकर मुकाबला करना, मध्य पूर्व में यूएस प्रभाव को कम करना, खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को चुनौती देना। और रुकावटें क्या कुछ आएंगी? मुस्लिम देशों में सुन्नी शिया विभाजन है, राजनीतिक और आर्थिक मतभेद हैं, अमेरिका, रूस और यूरोप का दबाव है। अब देखना होगा कि आगे कैसे ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। यह आपको ये भी बताएं।